आज का हमारा टॉपिक है केवाईसी नो योर कस्टमर। केवाईसी अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, साथ ही उतना ही इम्पोर्टेंट है। केवाईसी से रिलेटेड सभी अपडेट आरबीआई द्वारा इश्यू की जाती है, जिनमें कि चेंजेस भी होते रहते हैं। आरबीआई द्वारा समय समय पर केवाईसी गाइडलाइन को मॉडिफाई या अमेंडमेंट किया जाता है, इसलिए इस टॉपिक में करंट चेंजेस को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। आज हम केवाईसी व इससे रिलेटेड टॉपिक्स को समझेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। केवाईसी का फुल फॉर्म है नो योर कस्टमर, यानी कि अपने कस्टमर के बारे में जानना। केवाईसी गाइडलाइंस को आरबीआई द्वारा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट सेक्शन 35A के तहत जारी किया जाता है। केवाईसी नॉर्म्स के अनुसार कस्टमर का मीनिंग है कि ऐसा पर्सन या एंटिटी जो आपके बैंक में अकाउंट को मेंटेन कर रहा है। केवाईसी गाइडलाइंस के कुछ ऑब्जेक्टिव हैं। फर्स्ट है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग AML। मनी लॉन्ड्रिंग को आसान शब्दों में कहें तो काले धन को वैध बनाना, अर्थात गैर कानूनी रूप से कमाए गए अवैध धन को कानूनी रूप से वैध बनाना। केवाईसी के जरिए इस तरह के कार्य को रोका जाता है, इसे ही हम एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कहेंगे। नेक्स्ट है कॉम्बैटिंग ऑफ फाइनेंसिंग टेररिज्म, यानी कि आतंकी गतिविधियों में फाइनेंसिंग को रोकना, जिससे कि टेररिज्म को भी रोका जाए। थर्ड है रिस्क मैनेजमेंट। जहां भी बात मनी की होगी वहीं रिस्क का होना स्वाभाविक है। केवाईसी का उद्देश्य रिस्क का मैनेजमेंट करना है। नेक्स्ट देखते हैं स्टेप फॉर मनी लॉन्ड्रिंग। जैसा कि हम बता चुके हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि काले धन को वैध बनाना, मनी लॉन्ड्रिंग को 3 स्टेप्स में किया जाता है। फर्स्ट है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट में पैसे को जो कि अवैध रूप से कमाया गया है उसको इकट्ठा किया जाता है। नेक्स्ट है लेयरिंग। लेयरिंग में इस पैसे को बैंकों के पास छोटी छोटी अमाउंट में अनेकों अकाउंट्स में डिपॉजिट किया जाएगा और इंटीग्रेशन के जरिए अब इस पैसे को वापस इकट्ठा किया जाएगा किसी भी एक अकाउंट में, और इस तरह से काले धन को सफेद धन में परिवर्तन कर लिया जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए एक अलग से एक्ट भी बनाया गया है, जिसे हम PMLA एक्ट कहेंगे, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। नेक्स्ट टॉपिक है बेनिफिशियरी ओनर किसे कहेंगे। कंपनी के केस में ऐसा इंडिविजुअल पर्सन जिसके पास कंपनी की शेयर कैपिटल या प्रॉफिट का 25% हिस्सा है, उसे कंपनी का बेनिफिशियरी ओनर माना जा सकता है। इसी तरह पार्टनरशिप, इनकॉर्पोरेशन, एसोसिएशन या ट्रस्ट के केस में जिस पर्सन के पास शेयर कैपिटल और प्रॉफिट का 15% शेयर है, उसे बेनिफिशियरी ओनर माना जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं केवाईसी पॉलिसी के कंपोनेंट क्या क्या है। फर्स्ट है कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, सेकंड है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन पॉलिसी और थर्ड है मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, फोर्थ है रिस्क मैनेजमेंट। इन सभी कंपोनेंट्स के बारे में हम बारी बारी से देखने वाले हैं। उससे पहले देखते हैं डिजिटल केवाईसी क्या होता है। जब ऑफलाइन वेरिफिकेशन संभव नहीं हो पाता तो बैंक के ऑफिसर द्वारा ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट का ऑनलाइन वेरिफिकेशन करना, कस्टमर का लाइव फोटो कैप्चर करके वेरीफाई करना, ये सभी डिजिटल केवाईसी के अंतर्गत आता है। वॉक इन कस्टमर, ऐसा पर्सन जिसका बैंक में अकाउंट नहीं है लेकिन वह 50,000 या इससे ज़्यादा की ट्रांजैक्शन करता है तो उसे वॉक इन कस्टमर कहेंगे। यहाँ ये ट्रांजैक्शन एक या एक से अधिक ट्रांजैक्शन के रूप में भी हो सकती है, ऐसे पर्सन का केवाईसी लिया जाएगा। नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ केवाईसी है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में रिस्क क्लासिफिकेशन किया जाता है, लो रिस्क, मीडियम रिस्क, हाई रिस्क। लो रिस्क अकाउंट ऐसे अकाउंट हैं जिनमें बैंक का रिस्क कम रहता है या फिर कम बैलेंस रहता है, जैसे कि स्मॉल अकाउंट, BSBD अकाउंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अकाउंट या गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी अकाउंट, रेगुलेटरी या स्टेचुरी बॉडी जैसे कि सेबी, इलेक्शन कमीशन। इस तरह के अकाउंट को लो रिस्क अकाउंट में की कैटेगरी में रखा गया है। नेक्स्ट है हाई रिस्क अकाउंट। ऐसे अकाउंट जिनमें ज़्यादा लेन देन होता है उनको हाई रिस्क अकाउंट में रखा गया है, जैसे कि नॉन रेजिडेंट कस्टमर के अकाउंट, हाई नेटवर्थ के इंडिविजुअल का अकाउंट, ट्रस्ट का अकाउंट, किसी NGO का अकाउंट या ऐसी कंपनी का अकाउंट
जिसमें क्लोज फैमिली की शेयर होल्डिंग है, पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन का अकाउंट, फॉरेन ओरिजिन या बुलियन डीलर या फिर ज्वेलर्स के अकाउंट। ये सभी ऐसे अकाउंट हैं जिनमें बड़ी अमाउंट की ट्रांजैक्शंस होती है। लो रिस्क, हाई रिस्क में जिन्हें कवर नहीं किया गया है वो सभी मीडियम रिस्क की कैटेगरी में आएंगे। सभी बैंक्स को अपने कस्टमर के रिस्क प्रोफाइल का रिव्यू एटलीस्ट 6 मंथ में करना होगा। नेक्स्ट है पीरियोडिक अपडेशन ऑफ केवाईसी। लो रिस्क, मीडियम रिस्क व हाई रिस्क तीनों कैटेगरियों में अलग अलग टाइम में केवाईसी का अपडेट करना होगा। हाई रिस्क में 2 ईयर में एक बार केवाईसी को अपडेट करना है। मीडियम रिस्क में 8 ईयर में एक बार केवाईसी अपडेट करना है। लो रिस्क में 10 ईयर में एक बार केवाईसी को अपडेट करना है। जब केवाईसी रिक्वायरमेंट में नॉन कंप्लायंस रहेगा तो बैंक कस्टमर को 3 मंथ का नोटिस देगा। कोई रिप्लाई ना मिलने पर 3 मंथ बाद एक और नोटिस दिया जाएगा। अगर अब भी रिप्लाई ना मिले तो अकाउंट को पार्शियल फ्रीज करना है, यानी कि डेबिट फ्रीज करना है। डेबिट फ्रीज के 6 महीने बाद भी यदि कोई केवाईसी नहीं दिया जाता तो कंप्लीट फ्रीज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर एंड कस्टमर ड्यू डिलिजेंस। इसमें बताया गया है कि अकाउंट खोलते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट लेना है। ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट OVD क्या है। जब भी कस्टमर अकाउंट ओपन करने के लिए आएगा तो उससे डिमांड किया जाएगा कॉपी ऑफ ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट का, जिसमें कि आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ हो। एक रिसेंट फोटोग्राफ ली जाएगी। परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर या फॉर्म 60 लिया जाएगा। अब देखते हैं कि ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट किन्हें कहा जाएगा। पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, नेशन पॉपुलेशन रजिस्टर, आधार कार्ड या फिर पोजीशन ऑफ आधार का प्रूफ, इन सभी को ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट या OVD माना जाएगा। अगर कस्टमर के अकाउंट में किसी तरह का सब्सिडी बेनिफिट लेना है तो आधार नंबर मैंडेटरी है, अन्यथा इसे ऑप्शनल माना जा सकता है। नेक्स्ट है eKYC किसे कहेंगे। जब आधार का ऑथेंटिकेशन UIDAI के जरिए किया जाएगा तो उसे eKYC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक KYC कहा जाएगा। UIDAI का फुल फॉर्म है द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं यदि नॉन रेजिडेंट का अकाउंट ओपन करना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लेना है। पैन कार्ड या फॉर्म 60 लेना है। एक रिसेंट फोटोग्राफ लेना है। कॉपी ऑफ OVD जिसमें आइडेंटिटी एंड एड्रेस डिटेल हो। एड्रेस की डिटेल के लिए फॉरेन एम्बेसी द्वारा जारी किया गया लेटर लिया जा सकता है जिसमें कि उसके मिशन इन इंडिया को बताया गया हो। नेक्स्ट, यदि फॉरेन स्टूडेंट स्टडी पर्पज से इंडिया में रह रहा है तो उसका अकाउंट ओपन करते वक्त क्या क्या डॉक्यूमेंट लिया जाएगा। सबसे पहले उसका अकाउंट जो ओपन किया जाएगा वो उसका टाइप होगा नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट ओपन किया जाएगा, जिसमें डॉक्यूमेंट पासपोर्ट, रिसेंट फोटोग्राफ, एजुकेशन इंस्टीट्यूट जहां वो स्टडी कर रहा है उसका लेटर लिया जाएगा। यहाँ लोकल एड्रेस के प्रूफ को सबमिट करने के लिए 30 डेज का टाइम दिया जा सकता है। इन 30 डेज तक अकाउंट में कुछ लिमिट्स रहेंगी। मैक्सिमम क्रेडिट USD 1000, मैक्सिमम मंथली विड्रॉल 50,000 रुपये हो सकता है। नेक्स्ट, यदि OVD के एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस में डिफरेंस है तो कुछ डॉक्यूमेंट्स को लिया जा सकता है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट सिर्फ 3 मंथ के लिए ही वैलिड होंगे। यूटिलिटी बिल को लिया जा सकता है बशर्ते कि वह 2 महीने से पुराना ना हो। प्रॉपर्टी और म्युनिसिपल टैक्स का रिसिप्ट लिया जा सकता है। PPO लेटर लिया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है अकाउंट को ओपन करते समय इंट्रोडक्शन का होना जरूरी नहीं है। जब अकाउंट को सेम बैंक की दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर किया जाएगा तो फ्रेश KYC नहीं लेना है। SHG में KYC सिर्फ ऑफिस बियरर का ही लिया जाएगा। नेक्स्ट है मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। बैंक द्वारा कस्टमर के अकाउंट की ट्रांजैक्शंस की मॉनिटरिंग की जाती है, जिसकी रिपोर्टिंग FIUIND फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया को की जाती है। कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, जिसे हम CTR रिपोर्ट कहते हैं, CTR रिपोर्ट में 10 लाख रुपए से ज़्यादा की कैश रिसिप्ट और पेमेंट की ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट की जाएगी FIUIND को। CTR की रिपोर्ट मंथ एंड के 15th डे तक सेंड करनी होती है।
इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन बिलो 50,000 को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। ऐसी कैश ट्रांजैक्शन जिनमें काउंटरफिट नोट पाए गए हैं उन्हें भी मंथ एंड के 15th डे तक रिपोर्ट करना है। नेक्स्ट है स्पीशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट STR। ऐसी ट्रांजैक्शन जहां बैंक्स को लगता है कि गड़बड़ी है या गड़बड़ी की संभावना लगती है उन्हें स्पीशियस ट्रांजैक्शन कहेंगे। ऐसी ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट विद इन 7 डेज करनी होती है। नेक्स्ट है क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर। ऐसी ट्रांजैक्शन जो क्रॉस बॉर्डर की गई है 5 लाख रुपए या इससे ज़्यादा की ऐसी ट्रांजैक्शंस को FIUIND को रिपोर्ट करेंगे। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए वर्क नहीं कर रहे हैं जैसे कि NGOs हैं, इनकी 10 लाख से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन को मंथ एंड के बाद 15 डे तक रिपोर्ट करना होता है। नेक्स्ट, ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड के बारे में बैंकों को कितने समय के लिए इन्हें प्रिजर्व करके रखना है। सभी ट्रांजैक्शन को 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, आइडेंटिफिकेशन एंड एड्रेस डिटेल्स जो हैं उनको अकाउंट क्लोज होने के बाद भी 5 ईयर तक रखना होता है। नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रल KYC रजिस्ट्री। सरसई द्वारा CKYC को लाया गया 1 जुलाई 2016 में। इसमें फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में KYC रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है। CKYC-R की रिस्पॉन्सिबिलिटी KYC रिकॉर्ड को स्टोर करना है, सेफ रखना है। बैंक्स को क्लाइंट के KYC डॉक्यूमेंट को CKYC-R को इलेक्ट्रॉनिकली भेजना होता है विद इन 3 डेज। अब कुछ अदर पॉइंट्स को देखते हैं जो KYC में इम्पोर्टेंट है। DDMT या TT जो कैश में जारी किया जाता है जिसकी लिमिट रहेगी लेस देन 50,000। अगर KYC रूल्स की वायलेशन की जाती है तो RBI पेनल्टी लगाता है अंडर सेक्शन 47 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने KYC के उन सभी कंपोनेंट्स को शामिल किया है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। स्टडी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।